तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा हिंदी का 13वां सैम्पल पेपर का वीडियो होने वाला है। जी हाँ बच्चों, इससे पहले हिंदी के 12 सैम्पल पेपर के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देखिए बच्चों। कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि 19 फरवरी, जी हाँ बच्चों 19 फरवरी 2024 को जो आपका हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर ये वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। अगर आप वन शॉट की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमने अपलोड कर दिया आपके लिए। आपका जो अंतरा वाला बुक है प्लस में जो अंतराल वाला बुक है, दोनों बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो बुक है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी वीडियोस को जरूर देख करके जाइएगा। कल जो आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। और सैम्पल पेपर वाली जो वीडियोस होती है उसको तो पूरा पूरा देखा कीजिए बच्चे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 मिनट 4 मिनट देखने के बाद वीडियो बंद कर देते हो, तो ऐसा मत कीजिए बच्चों। कल आपका जो पेपर होगा उसमें आपको ये सैम्पल पेपर वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि जो भी यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मतलब कि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बच्चों आप सभी के लिए, तो ध्यान से सुनिए। हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के 20-20 सैम्पल पेपर। जी हाँ बच्चों, 20-20 सैम्पल पेपर पर सब्जेक्ट के लेकर के आए हैं। अगर आप इन सैम्पल पेपर्स को लेते हैं और अपनी तैयारी करते हैं एग्जाम्स के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। खास करके कल जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसका सैम्पल पेपर आप ले सकते हैं। आज तक का जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, सारा हमने इस सैम्पल पेपर के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है, इन सैम्पल पेपर्स के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, साथ ही साथ मतलब आपकी अंतराल, अभिव्यक्ति, माध्यम, सबके क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो इनको जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। वैसे तो इनका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट का, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो केवल 99 रुपये में आपको सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएगा। 50% का भारी छूट देखने को मिलेगा। ठीक है, सैम्पल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सअप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और उनको एक कूपन कोड आपको बताना है VSP07। ठीक है, ये जैसे ही आप बताएंगे तो 50% का जो भारी छूट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो सैम्पल पेपर्स है केवल आप 99 रुपये में पर सब्जेक्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इस हिसाब से एक जो सैम्पल पेपर पड़ा आपका केवल 5 रुपये का पड़ा। ठीक है, तो जरूर लीजिए। अगर आप कॉम्बो में लेना चाहते हैं यानी तीनों सब्जेक्ट का एक साथ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आपको 269 रुपीज़ में तीनों सब्जेक्ट का एक साथ मिल जाएगा। अगर सेपरेटली सिर्फ हिंदी का लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में आपको हिंदी का भी मिल जाएगा बच्चों। तो जाइए सैम्पल पेपर लीजिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वस्तुपरक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें देना है। बेसिकली एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वही यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके आपको लिखने हैं। तो ये गद्यांश आपको दे दिया है, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर जो एमसीक्यू क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उसका आंसर हमें देना है। तो चलिए गद्यांश की जो 3-4 लाइनें हैं वो मैं आपके लिए पढ़ के बता देता हूँ आपको कि दुनिया शायद अभी तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। मौजूदा दौर की महामारी ने हर किसी के जीवन में हलचल मचा दी है। इस पर महामारी ने जीवन की सहजता को पूरी तरह बाधित कर दिया है। भारत में इतनी अधिक आबादी है कि इसमें किसी नियम कायदे को पूरी तरह से अमल में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, देखिए आज के टाइम पे महामारियों के संदर्भ में ये गद्यांश दिया गया है और बोला गया है कि भारत में इतनी बड़ी आबादी है। अभी
तो दुनिया का नंबर 1 आबादी वाला देश हमारा बन गया है कि भैया यहाँ पर कोई भी कानून को 100% लागू करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, ठीक है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी तरह से करके आपका ये गद्यांश दिया गया है, वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। पूरा गद्यांश मैं रीड नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समय वैसे ही हमारे पास कम है, ठीक है बच्चों। और मैं सोच रहा हूँ बच्चों आज रात को आपके लिए लाइव आऊँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस टाइम लाइव आना सही रहेगा, ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। इस तरह से दिया हुआ है आपका पैसेज। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि उपरोक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है। तो उपरोक्त जो गद्यांश है बच्चों ये महामारी का प्रभाव इस पर आधारित है, तो घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि पूर्णबंदी लागू क्यों की गई, यानी कि आपको लॉकडाउन के बारे में तो पता ही होगा, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। पूर्णबंदी यानी कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहा है, ये लागू क्यों की गई। तो यहाँ पर संक्रमण को रोकने के लिए पूर्णबंदी यानी लॉकडाउन लागू किया गया था। ये कोविड के टाइम की बात कर रहा है, कोरोना वायरस जब चल रहा था, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, उस टाइम पे लॉकडाउन नहीं लगा दिया था पूरे देश में, ठीक है। तो लॉकडाउन इसीलिए लगाया था ताकि वो वायरस फैले ना, संक्रमण फैले ना, संक्रमण को रोका जा सके, ठीक है। तो इस हिसाब से क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पैसेज वाला जो पहला क्वेश्चन होगा जो हम लोग कर रहे हैं अभी, ये आसान होगा बच्चों, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन होगा जो अभी हम करेंगे वो थोड़ा सा कठिन होगा। तो पहले क्वेश्चन को तो इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें नंबर नहीं कटवाने हैं। और कोशिश कीजिएगा इन दोनों क्वेश्चनों को सबसे लास्ट में अटेंड करें ताकि इजीली आप अटेंड भी कर सके और आपका टाइम भी बच सके, क्योंकि 3 घंटे का ही टाइम है कि नहीं। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें बच्चों और बुजुर्गों की चिंता क्यों है। हमें बच्चे और बुजुर्गों की चिंता इसीलिए है बच्चों क्योंकि प्रतिरोध क्षमता के अभाव के कारण बच्चों के अंदर और बुजुर्गों के अंदर जो यानी बूढ़े हो चुके होते हैं उनके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना वो कमज़ोर होता है। अब आप बोलेंगे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है। तो देखिए हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एक क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, और वो जो है इम्यूनिटी सिस्टम उसको बोला जाता है, जो कि रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो जवान लोगों के अंदर तो तगड़ा वाला होता है, जैसे आप लोग जवान हो गए होंगे, 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल यही आपकी एज होगी, ठीक है, आप में से ज़्यादातर बच्चों के, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं। तो आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन एक जो बच्चा होगा 2 साल 3 साल 4 साल का, उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं होती है। एक जो वृद्ध हो चुका है यानी बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसके अंदर भी रोगों से लड़ने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं होती है बच्चों। इसीलिए हमें बच्चों और बुजुर्गों की चिंता है यहाँ पर, ठीक है। तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि बच्चों की चिंता के कारण, बच्चों की चिंता होती है इसलिए स्कूली शिक्षा को जारी रखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती कैसे है। तो ऑनलाइन शिक्षा जो है एक चुनौती इसलिए है क्योंकि शिक्षक की अकुशलता के कारण। कई ऐसे शिक्षक होते हैं जो अकुशल होते हैं, उतने ज़्यादा स्किल्स नहीं होते हैं, इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा जो है चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी चालाक होते हैं, ठीक है, स्मार्ट कह सकते हैं आप, तो वो उन्हीं टीचरों को देखना पसंद करते हैं जिनको लगता है कि हाँ ये बंदा है जो मुझे पढ़ा सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों ने तकनीक को खुले दिल से क्यों सीखा। जो शिक्षक होते हैं यानी टीचर्स होते हैं उन्होंने तकनीक को, टेक्नोलॉजी को खुले दिल से क्यों सीखा है, क्योंकि उनको बच्चों की चिंता है, इस कारण से। अब कोरोना का जब टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो टीचर्स थे उनसे कोविड से पहले किसी को ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाना आता था, नहीं भी आता था। बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनको ऑनलाइन तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आता था। हमारे खान सर ले लीजिए जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बिहार वाले खान सर, ठीक है। खान सर खुद बोलते हैं अपने मुंह से कि भैया हम तो कोरोना से पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, ठीक है, कोरोना जैसे ही आया, कोविड आया, उस टाइम के बाद हम ऑनलाइन पढ़ाने लग गए और आज पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। इंडिविजुअली देखा जाए तो उनका चैनल जो है यूट्यूब चैनल दुनिया में नंबर 1 पे आता है एजुकेशन की कैटेगरी में, ठीक है। तो सोचिए, तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हुए हैं बच्चों जो यहाँ पर कोविड के बाद फेमस हुए हैं और कोविड के बाद ऑनलाइन जो है तकनीक जो है आपका टेक्नोलॉजी कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है उसको खुले दिल से सीखा है, ठीक है, खुले दिल से बिल्कुल सीखा है। क्यों? क्योंकि उनको बच्चों की चिंता थी, वो ये सोच रहे थे कि यार नहीं पढ़ाऊंगा अगर मैं तो कैसे काम चलने वाला है, इसीलिए उस टाइम उन्होंने सीखा। और अब वर्तमान समय में देखा जाता है 2024 चल रहा है कि भैया खुले दिल से सभी सीख चुके हैं और ज़्यादातर जो टीचर है वो ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। जैसे अगर
मेरी बात करें तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को, और ऑनलाइन आप 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक मैं एकदम छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। अभी से शायद 1 डेढ़ महीना पहले की बात है, जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था। तो क्या होता है ना, छोटे बच्चों को पढ़ाते समय ना बच्चा बनना पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर जी आप बच्चे कैसे बन गए, ठीक है, क्या आपने एज रिवर्स कर ली क्या अपनी? तो मैं वैसा कुछ नहीं किया हूँ। बच्चा से मेरा अभिप्राय है यहाँ पर कि थोड़ा सा विनम्र होना पड़ता है, और साथ ही साथ जो है ना थोड़ा सा चंचल मन का होना पड़ता है। उस टाइम पे ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ता उनकी बातों में, ठीक है। तो मैं उनको पढ़ा रहा था, तो एक लड़की बोली कि सर आप बड़े बच्चों को भी पढ़ाते हो? सर नहीं बोलते, वो भैया बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोले भैया आप बड़े बच्चों को भी पढ़ाते हो? मैं बोला हाँ बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बोले मुझे लगता नहीं भैया आप बड़े बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है। तो मैं बोला अरे लगने से क्या होता है, मैं तो पढ़ाता हूँ, मेरा तो काम है पढ़ाना। बड़े बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बोली अच्छा मुझे दिखाओ आपकी वीडियो भैया। तो मैंने बोला ठीक है लो देख लो। फिर उनको मैंने अपनी वीडियो दिखाई। वो बोले ओ भैया आप इतने बड़े बच्चों को पढ़ाते हो, 12वीं क्लास के बच्चों को? मैं बोला हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे भी टीचर से जुड़े हुए होते हैं, टीचर भी बच्चे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, समझ रहे ना आप? तो इस तरह से बस ऐसे ही मन किया बोलने का तो बोल दिया आपको। खैर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महामारी के समय में भी शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोध कराया है कैसे? ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि बच्चों की शिक्षा की चिंता के द्वारा शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोध कराया है कि भैया हम टीचर है, ठीक है, हमें बच्चों की शिक्षा की चिंता है। कैसे पढ़ाएं भैया? ऑनलाइन पढ़ाना है ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा के रहूंगा मैं। एक शिक्षक जो होता है ना, सच्चा शिक्षक, वो यही होता है। 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि जीवन की सहजता के बाधित होने से आप क्या समझते हैं? तो इससे हम ये समझते हैं कि जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना, ठीक है। ग वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में नियम कानून लागू करना चुनौतीपूर्ण क्यों है, या चुनौती क्यों है? क्योंकि भैया यहाँ पर नियम लागू करना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि लोग अधिक हैं, यहाँ पर आबादी इतनी है, ठीक है। किस किस को आप मना करेंगे ये चीज़ करने के लिए? कोई भी चीज़ जो भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोगों के जीवन में ऊहापोह की स्थिति कैसे आ गई है? तो वो है भैया आपका आर्थिक गतिविधि ठप हो जाने से, ठीक है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरा ठप हो गया था, तो इसीलिए लोगों के जीवन में ऊहापोह की स्थिति आ गई थी उस टाइम, ठीक है। तो ये ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको एक पद्यांश दे दिया है, इसको पढ़ करके इसके आधार पर जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसको हल करके आपको बताना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका पहले वाले क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा टफ होता है। बिल्कुल ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे पद्यांश को तो इजीली आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपका ये पद्यांश दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो लाइन दे दिया है आपको, ये पंक्ति दे दिया है, इसका आशय आपको स्पष्ट करना है। क्या है भैया? जब जब उठी तुम्हारी बाहें होता वश में काल है, ठीक है। तो इसका आशय क्या होगा? जब भी तुम संघर्ष करने को तैयार होते हो तो मौत भी घबरा जाती है। जब भी तुम संघर्ष करने के लिए तैयार होते हो ना भैया, तो मौत भी घबरा जाती है। तो इसका आशय ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के शत्रु क्या करना चाहते हैं? तो जो देश के शत्रु है बच्चों, वो देश को तोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? देश को तोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, जयचंद का आशय है, तो इसका आशय होता है बच्चों गद्दार। क्या आशय होता है इसका? गद्दार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, अपने ही जयचंद किन्हें कहा गया है? तो अपने ही जयचंद इन्हें कहा गया है, ऐसे लोग जो अपने स्वार्थवश शत्रुओं को भारत में बुला रहे हैं। जो अपने स्वार्थ के कारण जो शत्रु लोग होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनको भारत में बुला रहे हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन में। यहाँ पर आपका अभिकथन और कारण दिया है, इसको पढ़ करके बताना है सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो अभिकथन कह रहा है कि काल भी वश में हो सकता है, अच्छा जी। और कारण कह रहा है कि वीर जवानों ने कालकूट का पान किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ग वाला, कि अ और ब दोनों सही है, सत्य है, लेकिन जो ब है आपका, ठीक है, यानी कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में जवानों की बहादुरी की बातें किस प्रकार से व्यक्त हो रही है? तो कविता के अंदर जो यहाँ पर जवान है उनकी बहादुरी की बातें
चुप्पी के साथ जो है व्यक्त हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर जवानों की बहादुरी को लेकर कविता में किस प्रकार की सज्जा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ती रुचि की। ठीक है, ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता में दुश्मन के साथ जुड़ने और स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने पर किसे चेतावनी दी गई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय चंदो को, यानी कि जो गद्दार होते हैं उनको बच्चों। ठीक है, तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब हम लोग आ गए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो पुस्तक है इस पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है तीसरे का कि HTML क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा, वेबसाइट वगैरह इन सब में होता है आपका HTML। ठीक है, तो HTML क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक वेब भाषा है। क्या है बच्चों, वेब भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्रकारिता में डेडलाइन क्या है। तो जो पत्रकारिता होती है उसके अंदर डेडलाइन का मतलब होता है किसी समाचार माध्यम में समाचार को प्रकाशित या प्रकाशन हेतु प्राप्त करने की आखिरी समय सीमा होती है कि ये लास्ट डेट है, इस डेट तक भैया इसको प्रकाशन कर देना है, इसको पब्लिश कर देना है, इससे बाद में करोगे तो वो पुराना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ख वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फीचर क्या नहीं है। फीचर क्या नहीं है, तो ये एक सुव्यवस्थित लेख होता है, सृजनात्मक लेख होता है, आत्मनिष्ठ लेख होता है, ये सब तो सही है, लेकिन तात्कालिक घटना से अवगत कराने वाला ये लेख होता है, ये फीचर नहीं है बच्चों। तो घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि विशेष लेखन है। विशेष लेखन क्या है, तो विशेष लेखन होता है किसी विशेष विषय पर सामान्य से हटकर किया गया जो लेख होता है वो विशेष लेखन होता है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखिए, पत्रकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य या राय या उसकी भावनाएं जानने के लिए पूछे जाने वाले सवाल को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं भैया साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू लेना कहते हैं। मान लीजिए कि आप बड़े होकर के मेरा मतलब है कि 12वीं क्रॉस करने के बाद, ठीक है, इंटरव्यू लेने वाले यानी कि पत्रकार बन गए। अब आप एक कुर्सी पर बैठे हुए हो और इधर एक कुर्सी पर अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए हैं, बुढ़ा होगा ये वो, ठीक है, इस तरह से रात में निकलते हैं शहंशाह ये वो वाले अमिताभ बच्चन नहीं है, हम तो मर्द टांगे वाला, हम तो मर्द टांगे वाला। ठीक है, तो ये आप है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, ये आप है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर ड्राइंग बनाया हूँ। और ये यहाँ पर बिग बी है। क्या है, बिग बी है। बिग बी मतलब अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ। तो इनसे जब आप यहाँ पर इनकी राय लेंगे कि बताइए आपकी इस विषय पर क्या राय है, इनकी भावनाएं जानेंगे, ठीक है, इनसे और सवाल पूछेंगे, तो ये जो प्रक्रिया होती है बच्चों इसको बोला जाता है साक्षात्कार लेना, यानी कि इंटरव्यू लेना बच्चों। ठीक है, हिंदी में साक्षात्कार होता है और इंग्लिश में होता है इंटरव्यू। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आ गए हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, इस पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं भैया। यहाँ पर देखिए आपका ये काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इस पर आधारित जो MCQ क्वेश्चंस होंगे उनको हल करके आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन चूज करके। ठीक है, तो स्टार्टिंग की कुछ लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, जैसे सेह प्रीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तृपित भेल। तो इस तरह से करके आपका ये काव्यांश दिया गया है। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। इस तरह से आपका दिया हुआ है बच्चों। ओके, अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे कि नायिका प्रेम के अनुभव को प्रकट करने में असमर्थ है क्योंकि, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम प्रतिपल नवीन रूप धारण करता है, इसीलिए नायिका प्रेम के अनुभव को प्रकट करने में असमर्थ है। ठीक है, प्रेम जो होता है बच्चों प्रतिपल यानी हर समय एक नया रूप धारण करता है। तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सच्चे प्रेम की मुख्य विशेषताएं हैं। जो सच्चा प्रेम होता है उसका मुख्य विशेषता क्या होता है, तो इसमें अतृप्त बनी रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अतृप्ति बनी रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
तैयो हिय जर्नी न गेल, प्रेम मनुष्य को कौन सी संतुष्टि प्रदान करता है? तो यहाँ पर उसे वासना विकार रहित अलौकिक सुख प्राप्त होता है इससे, ठीक है। तो क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो कि विद गद जन से अभिप्राय है, तो इससे जो अभिप्राय है बच्चों वो है यहाँ पर ज्ञानी, विद्वान और रसिक। तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ इन पंक्तियों के अंदर पुनरुक्ति जो प्रकाश अलंकार है ये प्रयुक्त हुआ है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 5वें प्रश्न के अंदर। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये गद्यांश वाला, इसमें भी गद्यांश दे दिया है, चौधरी साहब से संबंधित है, तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, ठीक है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, कि इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। इस कथन का औचित्य बताइए। तो इस कथन का औचित्य है बच्चों, लेखक मंडली चौधरी साहब को पुराने विचारों वाला आदमी समझती थी। तो घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। इसका अभिप्राय है कि, तो इसका अभिप्राय है बच्चों, कार्य व्यवहार से रियासत और तबीयतदारी की झलक मिलती थी उनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी साहब कैसे व्यक्ति थे? तो जो चौधरी साहब थे बच्चों वो खासे हिंदुस्तानी रईस और कंधों तक बालों वाले व्यक्ति थे। खासे हिंदुस्तानी रईस थे और कंधों तक उनके बाल आया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारे बचात नाही कहने से चौधरी साहब प्रदर्शित करते हैं कि वे क्या है? तो वे हैं बच्चों यहाँ पर आपका विलक्षणता और जो सो कि चुटीलापन जैसे विशेष गुणों के स्वामी है वो, ठीक है। विलक्षणता और चुटीलापन जैसे विशेष गुणों के स्वामी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका कथन और कारण दे दिया है। कथन में कह रहा है कि एक छोटा सा लड़का जो पान की तस्तरी के लिए चौधरी साहब के पीछे पीछे लगा हुआ है वह चौधरी साहब का नौकर है। अच्छा जी, कारण कह रहा है कि वर्तमान संदर्भ में यह कार्य बाल मजदूरी की अवस्था को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ग वाला विकल्प। कथन ए सही है किंतु कारण आर जो है वो गलत है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतराल भाग 2, इस पर आधारित MCQ क्वेश्चन के अंदर, तो इसको भी देख लेते हैं। छठे के पहले में क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए? तो सूरदास ने भीख मांग करके पैसे जमा किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी में सूरदास कौन है? तो सूरदास जो है बच्चों एक अंधा भिखारी है। कौन है बच्चों? अंधा एक भिखारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की फसल से धरती किस ऋतु में पट जाती थी? तो धान की फसल से जो धरती है बच्चों वो शरद ऋतु में पट जाती थी। तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बैर के फूलों से किसका उपचार किया जाता है? तो जो बैर के फूल होते हैं बच्चों उससे बर्रे ततैये का जो डंक होता है ना, इससे उपचार किया जाता है बैर के फूलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ त्रिपाठी ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से परास्नातक की जो उपाधि होती है उसको प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि पानी का प्रबंध वह अच्छा कर सकते हैं पुराने समय के लोगों की तुलना में? इसके ऊपर एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि आज के इंजीनियर अपनी तकनीकी ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं और उनको ये पता ही नहीं कि पहले के जो इंजीनियर थे वो उन आज के इंजीनियरों से भी ज़्यादा चालाक थे, ठीक है। उनको लगता है कि पुराने समय के लोगों के पास तकनीक नहीं थी, उनको लगता है कि पुराने समय के लोग तकनीकी शिक्षा से अनजान थे और उनको ये पता ही नहीं कि पुराने समय में ही पिरामिड बन रखा है जो आज भी बनाना संभव नहीं है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो गांधी सागर बांध है बच्चों वो आपका चंबल नदी पर स्थित है। कौन से नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, ठीक है। इसके आगे चले तो अब हम लोग आ गए हैं खंड ब यानी सेक्शन बी के अंदर, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। इस सेक्शन को करेंगे बच्चों इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए
कीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हिंदी के 20 सैंपल पेपर्स को PDF जो होता है उसको बाय कीजिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। ठीक है, ये केवल 20 सैंपल पेपर नहीं है बच्चों, ये हमारा आज तक का अनुभव है जो हम आपको सैंपल पेपर्स के माध्यम से दे रहे हैं। वैसे तो इनका प्राइस 199 रुपये है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो 50% का भारी छूट यानी डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको एक कूपन कोड उनको बताना पड़ेगा VSP07, जिससे कि केवल आपको 99 रुपये में ये सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। और इन सैंपल पेपर से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अपने एग्जाम की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।